हेलो बच्चों। आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर बताएंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग टू चार्ज, यानी हमारे पास सिस्टम ऑफ टू चार्ज है, ठीक है। तो उनके अंदर यानी उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो हमने आपको बताया था। वो फॉर्मूला आपका बना था U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R था, ठीक है। Q1 Q2 अपान R, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला हम आपको और बताते हैं। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप याद करें तो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और ये वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। कहां पर स्टोर होता है? उन दोनों चार्ज सिस्टम के बीच में, यानी सिस्टम ऑफ टू चार्ज के बीच में आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ठीक है, पॉइंट A पर रखा गया है ये, ठीक है। ये पॉइंट आपका B है, ये चार्ज नहीं है, ये पॉइंट B है। तो इस चार्ज का यहां पोटेंशियल कितना होगा भाई मेरे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। तो इस चार्ज का यहां पोटेंशियल कितना होगा? तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1, मतलब ये चार्ज अपॉन कितना होता है R। इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पर इतना होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इस पॉइंट पर बाय डेफिनेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, रिलेट कर रहे हैं। आप बताइए इस चार्ज के यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? इतना, ठीक है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल बाय डेफिनेशन क्या होता है? परिभाषा के अनुसार इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू होता है W/Q0 होता है। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल यही है। और W क्या होता था? W क्या होता था? Q0 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन है। फिर सुनिए, ये W क्या है? Q0 को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, मतलब ये आपका Q0 को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन ही आपका उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता था। जरा याद करिए, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आप देते थे तो क्या बोलते थे? Q0 को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, तो वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। तो मैं यहां पे इसको रिप्लेस क्या कर दूं? Q2 से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। तो अब बताइए Q2 ये आपका इनफाइनाइट हो गया, तो Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क होगा ये मान लेते हैं। फिर समझिए, Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में कितना वर्क है? ये W है, ठीक है। तो ये आपका जब Q2 लाएंगे तो ये चार्ज लगातार इसको धक्का देगा। जैसे मैं इधर इसको लेके आऊं, Q2 को इधर लेके आऊं, तो ये चार्ज ऐसे धक्का देगा। तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क यही है। और ये वर्क जैसे ही आपका ये चार्ज Q2 यहां चला आएगा, ठीक है, बोलिए, इतना वर्क आप कर देंगे और हमारा चार्ज सिस्टम बन गया, ठीक है। तो यही आपका वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी जो वर्क करते हैं आप, ये वर्क आपका वेस्ट नहीं होता, ये वर्क आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और वो एनर्जी कौन सी वाली? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका Q2 यहां आया तो मैंने इतना काम किया, ये वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां से W की वैल्यू अगर आप निकालें, W इक्वल्स टू VQ2, ठीक है। तो ये V की वैल्यू ये रख दे हम लोग, तो W की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0। ये V क्या है? इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट B पर, तो क्या आ जाएगा आपका? Q1/R इंटू Q2, ठीक है। ये है क्या? एक बार आप बोले, W क्या है? Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में वर्क डन है, ठीक है।
और ये वर्क आपका कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी यही आपका जो W है वो U में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको प्रूव करने का एक ये भी तरीका है Q2/R, यानी दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को इनफाइनाइट से आप लाएंगे, ठीक है। लाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा और वर्क ही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं, हमने एक दूसरा मेथड भी बताया था। तो कैसे इसको प्रूव किया आपने, तो अगर आपको किसी पॉइंट मतलब दो चार्ज के बीच में हमको पोटेंशियल एनर्जी बताना है, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसमें से किसी एक चार्ज को पहले हटा देना पड़ेगा, मतलब उसको कहां मानना पड़ेगा, इनफाइनाइट में। तो अब इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल आप निकालेंगे V इक्वल्स टू W/Q, तो W कितना हो जाएगा, VQ2, यानी जो चार्ज ला रहे हैं यहाँ वो रहेगा। तो हम इस फॉर्मूले का इस टॉपिक में जो भी आज पढ़ाएंगे इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। याद रखना W क्या है, Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में वर्क है, ठीक है ना। ये आपका Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में वर्क डन है। और V क्या है, इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल, बहुत ध्यान समझिएगा, V क्या है, इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, कई साल आपका आया था। हेडिंग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है, इसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी बताना है आपका नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में कितना आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर कैसे बनता है। तो आपको ये मालूम है कि स्फीयर किससे कैसे बनता है, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, तो मैंने इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताया था। सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, तो हमने पहले बताया था कि ये ठोस गोला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा गोला लेते हैं, बहुत छोटा सा, ये दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं आपको, ये देखो, ये एक छोटा सा, जिसको आप गोला नहीं बोल सकते, गोली इसको बोलते, ठीक है ना। ये आपका इतना बड़ा ले लिया। अब इसमें इससे जस्ट बड़े रेडियस का हम एक सेल बनाते हैं, सेल। ये सेल क्या होता है, स्फेरिकल सेल क्या कहते हैं आप, जो बच्चे खेलते हैं आपका बॉल, वो प्लास्टिक वाला, बीच में ज्यादातर पार्ट अगर खाली है, स्फीयर का अंदर वाला भाग ज्यादातर खाली है, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सेल, स्फेरिकल सेल बोलते हैं। अब आप क्या करते हैं, इस सेल, इसका रेडियस, इस सेल का रेडियस इससे जस्ट बड़ा है। अब आप इस सेल को ले जाकर के इसके ऊपर फिट कर दीजिए, तो फिट करेंगे तो ये इसकी साइज और बड़ी हो जाएगी, देखिए ये वाला सेल इसके ऊपर ले जाकर फिट कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, अब इसकी रेडियस और बढ़ गई। अब आप क्या करते हैं, एक सेल और बनाते हैं, कितना बड़ा सेल बनाएंगे, इससे बड़े रेडियस का। अब इसको ले जाकर के फिट करिए, ठीक है। इसको ऐसे फिट करते जाएंगे, फिट करते जाएंगे, फिट करते जाएंगे, फिट करते जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको, तो स्फीयर किसका बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का बना होता है,
यानी कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि जितने भी सेल आप लेंगे सबका सेंटर एक ही होगा, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल का बना होता है। तो अब हम आपको थोड़ा सा दूसरी तरीके से बताते हैं। तो मेरे पास ये मान लेते हैं कि पहले से ये स्फेरिकल सेल, ये आपका एक मिनट, थोड़ा सा बड़े साइज में लेंगे तो आपको दिखेगा। मेरे पास ये सॉलिड स्फीयर मैंने ये बना दिया था, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है आपका, जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, कैपिटल R है। और इसको मैंने कितना चार्ज दिया हुआ है, इसको बनाने में कुल कितना चार्ज दिया गया है, कैपिटल Q, ठीक है। तो कैपिटल Q अच्छा, कैपिटल Q किसको चार्ज दिया गया, R रेडियस के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को। R रेडियस के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, मतलब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस इतना है और इसके अंदर चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। तो बताओ यहाँ पे डेंसिटी कौन सी होगी बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज ये Q जो है पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये चार्ज कहाँ फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। इस वजह से कौन सी डेंसिटी होगी यहाँ पे, घनत्व कौन सा होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से दिखाया जाता है बेटा। तो रो इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज लिखेंगे कैपिटल Q पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इसका, अच्छा ये चार्ज कहां फैला हुआ है, देखो ये चार्ज जितने वॉल्यूम में फैला होगा उसके नीचे उतना ही वॉल्यूम लिखेंगे। तो ये कैपिटल Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो क्या आ जाएगा, पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R Q। क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कह रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आप हम ये बताइए, ये सेल कैसे बना हुआ है, सॉरी ये स्फीयर कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने कैसे क्या किया था, ये छोटा सा स्फीयर लिया हुआ था, रख दिया था। इतने बड़े स्फीयर को मैंने ला करके यहां रख दिया था, रख दिया। इसके अंदर चार्ज मान लेते हैं भैया Q1 है, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q1 है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपने स्फीयर रखा, ऐसे ले आकर रख दिया, तो चार्ज क्या कितना है इसके पास, Q1 है ये। अब मैं एक सेल लाता हूं, कितना एक सेल लाता हूं जिसकी रेडियस इससे जस्ट बड़ी है, यानी ये मेरे पास ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में भी चार्ज है, ये चार्ज्ड सेल है ये, इस पर चार्ज कितना है, Q2। बोलिए, इस पर चार्ज कितना है, Q2 है। अब इसको आप इनफाइनाइट से लाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट से हम लाएंगे और इस पर ले जाकर के फिट करेंगे, ऐसे इस पर फिट करेंगे, ये Q2 चार्ज को ऐसे लाएंगे। तो जब Q2 चार्ज को आप इनफाइनाइट से लाएंगे, ठीक है ना, कहां से ला रहे हैं इसको, इनफाइनाइट से, किस पर ला रहे हैं, इसके ऊपर फिट करेंगे, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। और ये क्योंकि छोटा सा चार्ज है ये Q2 कितना सा चार्ज है, ये सेल में चार्ज है, तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो अब आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी बताया था, W = VQ बताया था ना। तो Q क्या है, जो चार्ज आप लाते हैं, तो कौन सा चार्ज ला रहे हैं, Q2। अब क्योंकि छोटा सा सेल ला रहे हैं, मतलब छोटा सा पार्ट लेके आ रहे हैं, इस वजह से ये DW होगा। तो DW यहां पे क्या है बेटा, DW इज द स्मॉल वर्क डन इन एडिंग अ सेल, इन एडिंग, ऐड कर रहे हैं इसमें, इन एडिंग अ सेल टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज Q1। इस सेल को इसके अंदर ऐड करने में कितना आप स्मॉल वर्क डन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप कितना आप, अच्छा, और V क्या है, याद करिए थोड़ा, अभी जो बताया था। देखो नहीं समझा, भूल गया तो पीछे जाकर के आप फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर के आप देख सकते हैं।
तो V क्या था, इस चार्ज का पोटेंशियल था, ठीक है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया है नॉन कंडक्टिंग चार्ज, ये आपका इसका रेडियस मान लेते कुछ है ना, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना होता है, Q का मतलब यहाँ Q1 हो जाएगा, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r, क्योंकि अभी छोटा सा पार्ट लिए होते भाई। देखो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस पर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r होता है, स्मॉल r, ठीक है। तो ये V की वैल्यू मैंने कहा था Q1 चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा। अब आप ये dW की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका V की वैल्यू इतनी रखेंगे, Q2 हमारा ये हो जाएगा, ये स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, और जैसे स्मॉल वर्क डन आएगा हम टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। क्या करने में, कितना बड़ा सेल तुम बनाए हो, 0 से लेकर के कैपिटल R तक, छोटा छोटा सेल रखते गए तो क्या बन गया बताओ, पूरा सेल बन गया जिसका रेडियस कैपिटल R हो गया। तो ये वाली वैल्यू यहां रखने पर स्मॉल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन क्या करेंगे, अब आप 0 से लेकर के कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे, हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना सबको। और हम ये Q1 Q2 की वैल्यू भी हम आपको निकाल करके बताएंगे कैसे निकलता है ये, ठीक है। तो देखिए जरा, तो अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास ये स्फेरिकल सेल बना हुआ था, ये स्फेरिकल सेल बेटा कैसे बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का बना होता है, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर होगा किसका, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स का, तो उसमें से एक सेल हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो छोटे छोटे सेल थे आप जो ला कर रखे थे भाई, आपने क्या किया था, इस स्फीयर को बनाया, कैसे बनाया, छोटे छोटे सेल को रखते गए आप, तो उसमें से हम एक सेल को हम मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक सेल यहां से कंसीडर कर लिया, देखो ये सेंटर है, ये आपका सेल सही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये एक आपने सेल कंसीडर किया जिसकी मोटाई भी होगी कुछ, ये देखो, ठीक है। जितना अच्छा रहेगा एग्जामिनर उतना ही अच्छा नंबर आपको देता है। ये एक सेल है आपका, ठीक है। और इस सेल का रेडियस कितना है मान लेते हैं, यहां से देखो, यहां से इसके इनर पार्ट तक x है, इसकी रेडियस x है, और ये मोटाई कितनी है इसकी, dx है, ठीक है। तो आपने क्या किया, x रेडियस पहले से था मेरा सेल, सॉरी स्फीयर x रेडियस का, और इसमें तुमने क्या किया, dx मोटाई के सेल को ले जाकर कैसे फिट किया, तुम क्या बोला मैंने, x रेडियस का मेरे पास सेल था, ठीक है, सॉरी x रेडियस का मेरे पास स्फीयर था, ये स्फीयर था पहले, मतलब बना हुआ था पहले से। अब हमने क्या किया, ये dx मोटाई के सेल को मैंने क्या किया, इसके ऊपर ले जाकर फिट किया। तो पहले मैं पता क्या करूं, इस dx सेल के अंदर, यानी dx सेल ये है ना, ये dx सेल है आपका, ठीक है। इसमें चार्ज कितना होगा ये हम पता करें, जिसको हम Q2 बोलेंगे, क्योंकि जो लाते हैं वही Q2 बनता है, ठीक है। तो ये सेल में चार्ज कितना होगा पहले हम आपको पता करेंगे, ठीक है। और चार्ज को पता करने के लिए देखो क्या होता है आपका, चार्ज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो याद रखना, चार्ज कितना है, जितने चार्ज कोई चार्ज जितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका वैल्यू यहां लिखते हैं,
ये क्यू कितने वॉल्यूम में फैला था, इतने वॉल्यूम में फैला था। तो हम पहले क्या करेंगे, इस बेटा इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। और जैसे ही वॉल्यूम निकलेगा, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर चार्ज है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर क्या है, चार्ज है। तो बताओ, तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल ले और वॉल्यूम में डेंसिटी का गुणा कर दें तो हमको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले फिगर अब ड्रॉ कर लेंगे या आप पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ये आपने एडिंग किया हुआ है ना, तो डेफिनेशन कैसे बनेगा कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, चार्ज स्फीयर को असेंबल करने में, असेंबल मतलब बनाने में, ठीक है, जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क उस पूरे स्फीयर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। भाई वर्क करेंगे कि नहीं आप, इसको बनाने में छोटा छोटा सेल इसको ऊपर बैक टू बैक रखते जाएंगे तो हमको लाने में वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इसके अंदर क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन इसका। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done, the amount of work done in assembling, in assembling, in assembling, बनाने में, assemble मतलब बनाना, in assembling a non-conducting sphere, in assembling a non-conducting sphere of radius capital R, of radius capital R, having charge capital Q, having charge capital Q, is called electrostatic potential energy, is called electrostatic potential energy of non-conducting charge sphere, of non-conducting charge sphere, ठीक है। इसको आप फिगर बनाइए, 1 मिनट का टाइम। ये फिगर बन गया आपका। इसके बाद आप लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसके बाद लाइन चेंज करके लिखेंगे, ये आपका नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर कैसे बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का बना होता है। लाइन चेंज करके लिखिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट the non-conducting sphere, the non-conducting sphere, non-conducting sphere is made up of, बना है, is made up of large number of concentric spherical cells, non-conducting sphere is made up of large number of concentric spherical cells, concentric spherical cells। तो सब लिखिए। अब हमारा ये पता चल गया कि ये लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का बना होता है। अब उन सभी सेल में से किसी एक सेल को मानेंगे जिसकी मोटाई कितनी है, dx है, और ठीक है, मोटाई कितनी है, dx है, ठीक है। लिखिए उस सब बार, कंसीडर वन सच सेल, हम एक प्रकार का ऐसा सेल मानते हैं, कंसीडर वन सच सेल ऑफ रेडियस x, एक सेल मानते हैं जिसका रेडियस कितना है, x है, ऑफ रेडियस x एंड विड्थ मतलब मोटाई, एंड विड्थ dx, एंड विड्थ dx। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में
डेंसिटी का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। तो हमने क्या किया है, अगर चार्ज पूरे सॉलिड स्फीयर का तुमको चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, चार्ज पूरा लिखोगे तो डेंसिटी गुणा पूरा वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी में पूरे वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमको चार्ज कितने का चाहिए, इतने का, यानी इस सेल में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शेल कितना होगा, क्या होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है, एरिया है, सेल का एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, मोटाई का गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, यानी सेल की एरिया, स्फेरिकल सेल की एरिया क्या होती है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, गुणा कर दिया किसका, इतने का। अब इस पर चार्ज निकाल लेते हैं, इंप्लाइज दैट चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी का, इतने वॉल्यूम में डेंसिटी का, तो क्या आ जाएगा, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, बेटा ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही आपका Q2 होगा, क्योंकि Q2 को लाते हैं, जोड़ते हैं, इसको मैंने मान लिया कितना, Q2, दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये Q2 हो गया, नंबर 2 सबको आ गया। अब आप क्या करेंगे, इतने सॉलिड स्फीयर का, ये इतना ये सेल हो गया तुम्हारा, और ये सेल कहां ले आकर के फिट किए थे तुम, इतने रेडियस के स्फेरिकल आपका फिर समझिए, ये आपका क्या था, स्फेरिकल सेल है, इस सेल को हम ला करके ऐड कर रहे हैं कहां, इतने स्फीयर पर, इतने सॉलिड स्फीयर पर, तो इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना, इतना है ये, तो हम पता करें कि इतने में चार्ज कितना है। ठीक है, अरे भाई ये इतना ऑलरेडी है कि नहीं मेरे पास, इतना बड़ा स्फीयर है सॉलिड जिसका रेडियस x है, और इतने रेडियस के सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सेल ले आकर के फिट कर रहे हैं, तो जब लाएंगे तो इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो सारे क्या करेंगे, मिलकर के रिपेल करेंगे। भाई मेरे पास ये क्या था, इतना बड़ा, क्या इसका रेडियस मान लेते हैं x है, तो x रेडियस का मेरे पास सॉलिड स्फीयर था, और इसके अंदर कितना चार्ज है, मान लिया Q1 है ये। अब तुम क्या कर रहे हो, सेल को ले आकर के इस पर फिट करोगे, ये Q1 चार्ज इसको रिपेल करेगा ना, तो हम पता करना चाहते हैं कि इतने बड़े सॉलिड स्फीयर में, यानी x रेडियस के सॉलिड स्फीयर में चार्ज कितना होगा। तो एंड चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस x कितना होगा, इज Q1 लिख रहे हैं बेटा, Q1 क्या लिखोगे, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी वही रहेगा, हर जगह डेंसिटी बराबर होती है, तो डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे उतने के अंदर चार्ज देगा, तो डेंसिटी हो गई इनटू वॉल्यूम किसका, इस सॉलिड स्फीयर का, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब, तो जितने वॉल्यूम का डेंसिटी में गुणा करेंगे उतना हमको क्या देगा, चार्ज दे देगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। अब हम क्या करें बताइए, Q2 को इसके ऊपर ले आ रहे हैं जोड़ने ना, तो स्मॉल वर्क डन होगा, Q2 क्या है, छोटा सा पार्ट है पूरे का, ठीक है ना, तो स्मॉल वर्क डन, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखो Q2 चार्ज को, मतलब इस सेल को ऐड करने में, किस पर ऐड कर रहे हो, x रेडियस के सॉलिड स्फीयर पर, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल वर्क डन इन ऐड करने,
the cell in adding the shell of radius या of width dx is स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं तो dw बेटा जी लिखेंगे dw। बताइए आपके लिए फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल इनटू चार्ज q2। पोटेंशियल इस पूरे सॉलिड स्फीयर पर इतने पर इनटू चार्ज q2। तो अब हम क्या करें v की वैल्यू रख लें। v की वैल्यू तो dw की वैल्यू आ जाएगा। बताइए क्या होता है v की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 होगा ना जो स्फीयर पर होगा x रेडियस के स्फीयर पर कितना चार्ज था q1 अपॉन उसका रेडियस x इनटू q2। आ गया सबको। अब q1 q2 को हम इक्वेशन नंबर 1 से ला के रख दें तो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 we get dw is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 की वैल्यू ये रो इनटू 4/3 पाई x क्यूब 4/3 पाई x क्यूब ये q1 हो गया अपॉन x इनटू q2 की वैल्यू बेटा क्या है ये वाला है। तो मेरे पास जगह कम पड़ रहा है ठीक है तो बस यही q2 की वैल्यू रखनी है। q2 की वैल्यू थोड़ा याद कर लीजिए रो इनटू इतनी है तो रो इनटू के बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं 4 पाई x स्क्वायर dx है ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा q1 हो गया ये q2 रो इनटू 4 पाई ये इनटू में ही आगे है भाई साहब ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी से लिखिए इसको कंप्लीट करिए। भाई देखो जो भी स्टेप आपको समझ ना आए मैं आपको बार बार कहता हूं आप हमसे पूछ लिया करिए। फोन नंबर है मेरा आपके पास तो चाहे आप मैसेज कर दीजिए चाहे आप क्या कर दीजिए फोन कर दीजिए मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। ये आपका इनटू में है ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं तो dw की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी dw की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो इसको आप कैंसिल मत करिएगा अभी 4 पाई कैंसिल मत करिएगा। तो पहले ये 4 है ऊपर और पाई और ये 4 ऊपर है पाई यानी 16 पाई स्क्वायर रो ठीक है। रो और ये ठीक है एक बार ये रो है रो स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है। पाई भी है पाई यहां है पाई यहां है पाई स्क्वायर भी लिख लेते हैं पाई स्क्वायर हो गया और फिर x क्यूब है और एक काटेगा और ये गुणे में है ये पावर 5 हो जाएगा भैया ये इनटू में इतना है तो x स्क्वायर और x पावर 3 तो पावर 5 एक काटेगा x पावर 4 हो जाएगा x पावर 4 और इनटू ऑफ dx ठीक है। तो और देखिए कुछ छूट रहा है कि नहीं मेरे ख्याल में सारा हो गया ठीक है। ये आपका स्मॉल वर्क डन है तो टोटल वर्क डन निकाल लें हम लोग। तो टोटल वर्क डन क्या होगा पूरे स्फीयर को बनाने में कितना वर्क करेंगे आप ठीक है ना। छोटा छोटा से रखते गए पूरे स्फीयर को बना दिया मैंने तो पूरे स्फीयर का रेडियस कितना है कैपिटल R है। तो टोटल वर्क डन इन किसमें इन assembling the sphere of radius capital R is W
इज इक्वल्स टू इंटीग्रल करेंगे जीरो से लेकर के, मतलब जीरो से शुरू किया स्फीयर को बनाना इन आपका कैपिटल आर तक, और किसका रखेंगे डी डब्ल्यू का। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 बना लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 4 वी गेट, भैया ये जितना काम करेंगे मतलब पूरे स्फीयर को बनाने में वर्क करेंगे, और यही वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखवा दीजिए। तो W की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इंटीग्रल जीरो से लेकर के कैपिटल आर, बहुत अच्छे से लिखेंगे बेटा। ये हो जाएगा 16। देखो पिछले टॉपिक में कुछ आपका डिजिट्स गड़बड़ हुआ है, तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गलत आपको लगेगा, तो जहां गलत लगे आप हमको बताइए। कुछ लोग बता भी रहे हैं सर यहाँ पे आपने थोड़ा सा वो मिस किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं एक जगह माइनस आपका गड़बड़ हो गया था, फिर इसके बाद आपका कहीं 4 पाई से 4 पाई कट रहा था, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाद में जब आपका लाइव क्लास चलने लगेगी, मतलब आपका ऑफलाइन चलने लगेगा, तो मैं आपकी कॉपी में उसको सही करा दूंगा, तो उसके लिए घबराइएगा मत। तो 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, ये 2 बार हो गया देखो, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। फिर इसके बाद x पावर 4 dx। बेटा बताओ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ करके सभी को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो W की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सीधे इंटीग्रल कर दीजिए ना, x पावर 4 का इंटीग्रल x पावर 5 अपॉन 5, x पावर 5 अपॉन 5 लिमिट 0 से r। तो r की वैल्यू रख दीजिए, पहले 5 को बाहर कर लीजिए, तो w की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अलग कर देते हैं यार, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। इसके बाद लिमिट रखेंगे, x के जगह r हो जाएगा, तो r पावर 5 माइनस 0। तो फाइनली क्या आपको आ गया, w इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन 5 r पावर 5, ये इतना आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, रो स्क्वायर की वैल्यू को रख देना है बस लास्ट टर्म, यानी ये तो वर्क डन है आपका रो के टर्म में, मैं अब ये रो स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा। तो रो कहां है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में है, क्योंकि पूरा वर्क डन है तो पूरे चार्ज वाला रखेंगे रो की वैल्यू। तो बताइए क्या था, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो इक्वेशन नंबर 1 है। अगर नहीं बनाया तो उसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, बताइए क्या होगा भाई। तो W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 16 पाई स्क्वायर r पावर 5 अपॉन 5। अब मैं देखो रो की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, क्या है, कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब होल पावर 2। भाई ये डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी का ये होल स्क्वायर है, तो डेंसिटी इतनी थी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से वीडियो रोक दीजिए और देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो अब देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, W की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर r पावर 5 अपॉन 5 इंटू, बेटा देखो ये आपके पास क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर और ऊपर आपका इंटू 9 भी रहेगा, 9 क्यू स्क्वायर अपॉन
16 पाई स्क्वायर आर पावर 6, भाई होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब देखो 16 पाई स्क्वायर ये कर दिया है। ठीक है, आर पावर 5 ये इससे काटेगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 9 Q स्क्वायर अपॉन 5R। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Q स्क्वायर, ठीक। यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R पावर 5 ये इसको काटेगा तो यहाँ नीचे R बचेगा, 9/5 ये ऑलरेडी है मेरे पास, 9/5, ठीक है, 9/5 आपका ये Q स्क्वायर इतना। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क डन है। तो ये वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहाँ क्या कहेंगे, बार बार मैंने बोला है कि W ही हमारा कौन है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपका U की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 Q स्क्वायर अपॉन 5। कंप्लीट कर लीजिए इसको। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जहां एक भी स्टेप आपको नहीं समझ में आता है आप हमको फोन करिए, बेटर रहेगा फोन करना। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बड़ा छोटा सा मिस हुआ है आपसे, बहुत छोटा सा मिस हुआ है। जब आप क्या लिखते थे, इसको कंप्लीट किया हो गया, इसको इरेज कर देंगे। जब आप लिखते थे, थोड़ा याद करिए, DW इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आया था, फिर Q2 आया था अपॉन X। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, DW इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू क्या थी, रो इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx था, और Q2 कितना था, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब था, और ठीक है 4/3 पाई r क्यूब था, ये बाई 3 गड़बड़ हो गया था। ठीक है ना, समझ लीजिए। हमारे पास पहले हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अपने कॉपी को खोलिए तो जो नोट्स बना रहे हैं, DW इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन x था। तो Q1 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, रखें यहाँ, आपने लिखा होगा यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, तो Q1 की वैल्यू ये हो गई, Q2 की वैल्यू ये हो गई, तो ये बाई 3 हमसे छूट गया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये 4 पाई 16 पाई कर दिए थे आप, 16 पाई स्क्वायर, और रो इंटू रो आपका रो स्क्वायर, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बाई 3 मेरा छूटा हुआ था, तो ये 3 इंटू कर दीजिएगा सब में। ठीक है, तो हर जगह आप DW के नीचे, DW की वैल्यू में हर जगह क्या करेंगे, बाई 3 कर देंगे। अरे यार, ये आपका आएगा ना, ये 3 आप Q1 Q2 की वैल्यू रखे होंगे तो नीचे अपॉन 3 आएगा। तो अब इसके नीचे DW में या कहीं भी हो, हर इक्वेशन में बाई 3 करते आएंगे, तो मेरे पास यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 3 इंटू 5 कर देंगे, फिर आपका 3 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू 5 कर देंगे, 3 इंटू 5 कर देंगे, मतलब हर जगह करना है आपको, समझ में? 3 इंटू 5 कर देंगे, तो ये 3 इंटू 5 कर देंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 3Q स्क्वायर बाई 5R। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। तो वो 3 नीचे छूट गया था आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है ना, उसको बना लीजिएगा भाई। क्या बोला था,
डी डब्ल्यू की वैल्यू आई थी 1/4 Q1 Q2 अपान x था। तो Q1 Q2 की वैल्यू जब आप रखेंगे तो उसमें बाई 3 आएगा, तो हर जगह बाई 3 करते आइएगा। तो 3 से 3 लास्ट में काट देगा आपको, जो आपका 9Q² आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास आपका